सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हमने हर टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस किए, भले ही वो हो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, देन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड देन पावर। नाउ ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन हो सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। एंड आज थोड़ा सा गला खराब है तो शायद वॉइस में दिक्कत आए, बट एनीवे मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ कार इज एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F. The distance required to accelerate the car from rest to speed v is delta x. मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई and it moves to speed v. यहाँ पे स्पीड 0 थी और जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो था डेल्टा x. अब हमें ये बताना है कि is the distance required to accelerate the car from speed v to speed 2v. मतलब v से 2v अगर स्पीड हो जाती है तो ये डिस्टेंस जो कवर होगा वो कितना होगा? क्या वो डेल्टा x ही होगा, क्या वो 2 टाइम्स डेल्टा x होगा, क्या वो 3 टाइम्स डेल्टा x होगा, या 4 टाइम्स डेल्टा x होगा? तो ये चीज़ हमें बतानी एंड हमें ये 3 ऑप्शंस भी दे रखे हैं जिसमें बताना है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन बेस्ट होगा। ओके, चलिए पहले इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जब स्पीड 0 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। यहाँ पे जब स्पीड v हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ m v स्क्वायर। बोल दो यार। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी k है। जब स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? लेट दिस बी k डैश। तो क्या मैं लिख सकता हूँ k डैश कितना हो जाएगा? 1/2 m। यहाँ पे स्पीड कितना हो गया? 2v हो गया है तो 2v का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 m v स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। मतलब मैं इससे कंपेयर करूं तो जो काइनेटिक एनर्जी है 4 टाइम्स हो गई है, तो मैं लिख सकता हूं कि k डैश कितना हो गया? 4k हो गया। 4 गुना बढ़ गया ना भाई। ओके, अच्छा अब अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं यहाँ पे, अगर इस पॉइंट लेट दिस बी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, तो पॉइंट 1 एंड 2 के बीच में मैं लिख सकता हूं कि जो वर्क डन होगा दैट वुड बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोल दो यार। और वर्क डन कितना होगा? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स मल्टीप्लाइड विद डेल्टा एक्स, यही होगा वर्क डन, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k माइनस 0 इज k। करेक्ट। अच्छा अगर मैं सेकंड से थर्ड पॉइंट के लिए बात करूं तो यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस में वर्क डन कितना होगा? F। फोर्स अभी भी कांस्टेंट ही लग रही है F, और डिस्टेंस कितना हो रहा है? लेट दिस बी डेल्टा x डैश, हम ये लेके चल लेते हैं, तो इतना कुछ डिस्टेंस होगा। तो ये कितना होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4k। यहाँ पे कितनी है? k। 4k माइनस k कितना हो गया? 3k। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि f मल्टीप्लाइड विद डेल्टा x डैश इज इक्वल्स टू 3k। ओके, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो क्या मैं ये कर सकता हूं कि डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे डेल्टा x डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 3 टाइम्स डेल्टा x आ गई। कंपेयर करके देख लो यार। बोला समझ नहीं आया ये कैसे करो। देखो अगर मैं इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो राइट साइड तो बैलेंस्ड है। तो लेफ्ट साइड के लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डेल्टा x डैश है वो कितना है? 3 टाइम्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ f मल्टीप्लाइड विद 3 टाइम्स डेल्टा x इज इक्वल्स टू 3k। तो मैं क्या ये चीज़ लिख सकता हूँ कि डेल्टा x डैश इज 3 टाइम्स, ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। तो एक्चुअली जो आंसर होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो इससे 3 गुना हो जाने वाला है। अच्छा अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट है कि वर्क इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। एंड वर्क डिपेंड्स ऑन स्पीड स्क्वायर्ड। तो जो वर्क है वो बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड के स्क्वायर के ऊपर। तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। पहला बोल रहा है कि फाइनल स्पीड इज ट्वाइस द इनिशियल स्पीड, तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ बनती नहीं है। स्पीड तो डबल हो रही नो डाउट, बट डिस्टेंस डबल नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। द इंक्रीज इन स्पीड इज सेम इन ईच केस। ठीक है, इंक्रीज इन स्पीड
तो सेम है, बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, तो दिस शुड बी द करेक्ट। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं यू पुश अ 67 kg box across a floor where the coefficient of kinetic friction is this much। तो मतलब कि ये अगर मैं आपको दिखाऊं इस इमेज में, तो ये है बॉक्स जिसका मास हमें दे रखा है 67 kg एंड यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इसको पॉइंट मास में लेके चल रहा हूँ, तो आपने फोर्स F लगाई एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा है वो बैकवर्ड में लगेगा F के, एंड हमें ये दे रहा है कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो F है दैट शुड बी इक्वल्स टू F के, बोल दो यार, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा ऑब्जेक्ट, अदरवाइज तो वो एक्सेलरेट कर जाएगा। अच्छा F यहाँ पे हो जाएगा, F के क्या होता है म्यू के मल्टीप्लाइड विद n, एंड इस केस में n किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर, बोल दो यार होगा कि नहीं होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्सेस लग नहीं रही, कोई मोशन है नहीं, तो F विल बी इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाइड विद mg, दैट्स डन। अच्छा हमें निकालना है ए पार्ट में कि हमने कितनी पावर लगाई कि ऑब्जेक्ट जो है ये इतने स्पीड से मूव करे। तो देखो पावर तो हमें पता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड विद स्पीड होता है, एंड फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं म्यू के टाइम्स mg, तो म्यू के टाइम्स mg मल्टीप्लाइड विद v। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करो, म्यू के की वैल्यू हमें दे रखी है, m पता है, g पता है, v हमें दे रखा है, तो यहाँ से पावर आ जाएगा 180 वॉट्स। तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे हमें वो निकालना है वर्क कितना होगा, तो वर्क हमें पता है पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम, पावर कितनी दे रखी है निकाल ली हमने 180 टाइम 3 से मल्टी 35 है, सॉरी 35 सेकेंड्स, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 6.3 किलो जूल। तो ये होगा बी पार्ट का। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं यू थ्रो अ ग्लव स्ट्रेट अपवर्ड टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री। तो आप ग्लव को ऊपर की तरफ फेंकते हैं एंड इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है ग्लव की वो हमें दे रखी है k, एंड इट रीचेस टू अ मैक्सिमम हाइट h, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेट दिस बी द मैक्सिमम हाइट h, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है h, एंड हमें पता है जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा उस वक्त इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 0। ये चीज़ हमने इन डिटेल डिस्कस की थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। अच्छा हमें ये बताना है कि ग्लव की काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी जब इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ h/2। ग्राउंड से अगर ये आधे डिस्टेंस पे हो मैक्सिमम से, तो उस वक्त जो इसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी, ये चीज़ हमें बतानी है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, तो पहले आप खुद से ट्राई करो एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशन। ओके सो आई होप यू ट्राइड। अब डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। देखिए दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड इस केस में जो फोर्स लगा रहा है वो ग्रेविटी लगा रही है, एंड ग्रेविटी किस केस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ, mg तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, एंड जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ हो रही है। तो जो ये वर्क करेगी ग्रेविटी इस पॉइंट के बाद वो नेगेटिव होने वाला है, बोल दो यार। जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी चाहेगी कि इसकी स्पीड कम हो, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड कम हो भी रही है, तो मतलब जो वर्क किया ग्रेविटी ने वो नेगेटिव हुआ। ओके अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं बिटवीन पॉइंट, लेट दिस बी पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, तो मैं ये लिख सकता हूं कि द वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम, बोल दो यार। अच्छा वर्क डन इस केस में क्या होगा, देखो फोर्स क्या लग रही है mg, एंड ये डिस्टेंस कितना हुआ h/2, एंड नेगेटिव साइन में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसलिए माइनस साइन आ गया, इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो क्या बन रही है k2, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है k, तो k2 माइनस k लिख सकता हूँ, बोल दो यार। अच्छा अब मैं अगर यही एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाऊं पॉइंट 1 एंड 3 के बीच में, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस mg टाइम्स, इस टाइम डिस्टेंस कितना हो गया h पूरा, तो इज इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे k है, बोल दो यार। तो यहाँ से k
का क्या एक्सप्रेशन आ गया, mg टाइम्स h, करेक्ट। अब अगर मैं इस k की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा कि माइनस mg h/2 is equals to k2 minus this is mgh। तो यहाँ से k2 कितना आ जाएगा, mgh minus mgh/2 which is equals to mgh/2। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे और इन दोनों को तो हम लिख सकते हैं कि जो k2 है दिस इज k/2। मतलब जब डिस्टेंस आधे डिस्टेंस पे उस वक्त इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। इस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी रही होगी वो कितनी रही होगी, k/2। बट इससे ये कंफ्यूज मत कर लेना कि स्पीड भी आधी हो जाएगी ना, स्पीड आधी नहीं होगी। यहाँ पे अगर स्पीड v है तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी v/√2 और यहाँ पे स्पीड है तो 0, बताइए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाती है। तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ स्लेड विद अ मास ऑफ 5.80 kg इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4.55 मीटर एक्स कैप। एक्स कैप मतलब कि आप एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये अपन एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं और ये है वाई डायरेक्शन। अगर मैं इसको स्लेड लेके चलूं तो आपने कुछ डिस्प्लेस किया इसको एंड जो ये डिस्टेंस है ये है 4.55 मीटर, इतना हमें दे रखा है। अच्छा, आप जो फोर्स लगा रहे हैं इट इज़ गिवन बाय दिस मच, मतलब आप कुछ फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी लगा रहे हैं, कुछ फोर्स वाई डायरेक्शन में भी लगा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन देखूँ तो आप कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कुछ तो इसका कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, 2.89 न्यूटन, और वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, 0.131 न्यूटन। तो ये आप सिनेरियो हमें दे रखा है। ए पार्ट में हमें निकालना है कि हाउ मच वर्क इज डन ऑन दिस स्लेड, कितना वर्क हमने इसके ऊपर किया। तो देखिए, अगर मैं इस कंपोनेंट को देखूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, तो इसने कितना वर्क किया होगा, 2.89। ये तो फोर्स हो गया मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 4.55 न्यूटन मीटर। अगर मैं इस कंपोनेंट को देखूं 0.31, देखो ये आपस में परपेंडिकुलर है, डिस्टेंस वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये वाला कंपोनेंट। तो इसने कुछ वर्क किया ही नहीं है क्योंकि एफ डी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये वर्क कितना आ जाएगा हमारे पास 13.1 जूल्स। तो ये हो जाएगा आंसर ए पार्ट का। नो बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर इस टाइम फोर्स इतनी हो जाए, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी उतना ही रहे लेकिन जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये 0.131 से हो जाए 0.231। देखो क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है तो ये 0.231 हो या 0.981 कुछ भी हो जाए, वर्क विल रिमेन द सेम क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो सेम है और ऑब्जेक्ट भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ये इस जो वर्क होगा वो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 13.1 जूल्स ही रहेगा। आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ रही हो। नहीं आएगी तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अच्छा, पार्ट सी में अगर मैं देखूं तो पार्ट सी में कह रहे हैं कि इफ़ द मास ऑफ द स्लेड इज इंक्रीज्ड डज द वर्क डन बाय द फोर्सेस इन पार्ट ए एंड बी इंक्रीज, डिक्रीज और स्टेज द सेम। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि सी वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ए और बी तो इजी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। तो देखो अगर मास बढ़ रहा है तो वर्क पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो फोर्स अभी भी उतनी लग रही है, फोर्स का तो हमने चेंज किया नहीं। ए पार्ट में देखो फोर्स कितनी है 2.89 न्यूटन ही लग रही है, लेकिन मास अगर स्टार्टिंग में सोचो एम रहा होगा तो अब जो मास हो गया सपोज 2m हो गया, लेकिन फोर्स तो अभी भी उतनी है जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं 2.89 न्यूटन। तो जो वर्क जो हमने किया होगा इसके ऊपर वो अभी भी सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। बी पार्ट के लिए देखोगे तब भी जो वर्क है वो सेम ही रहेगा, मतलब ये अगर ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप चेंज कर दोगे, मास को इंक्रीज कर दोगे, तब भी वर्क सेम ही रहेगा। बोलो यार सेम क्यों रहेगा, तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों में सेम है, ए पार्ट में भी और बी पार्ट में भी, और जो डिस्टेंस जो चल रहा है वो भी सेम है, इसलिए सेम रहेगा। लेकिन फिर फ़र्क क्या आएगा, मतलब आप मास को इंक्रीज कर रहे हो तो इससे चेंज क्या हुआ फिर, क्वेश्चन यहाँ पे बात अटक जाती है।
देखो यहाँ पे जो स्लेड का जो मोशन है ना उसमें चेंज आएगा। होगा क्या, जब आप मास को इंक्रीज करोगे तो बेसिकली इसका वेट इंक्रीज कर रहे हो mg, एंड mg इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स इस पे लगेगी वो इंक्रीज कर रहे हो, और नॉर्मल फोर्स इंक्रीज का मतलब जो फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा वो इंक्रीज होगा। बोल दो यार। तो होगा ये कि जब आप इतना डिस्टेंस चलोगे 4.55 मीटर, इतना डिस्टेंस आप जब चलोगे तो इस पोजीशन पे उसकी स्पीड रही होगी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन जो आपने वर्क किया होगा वो सेम रहेगा। जैसे कि अगर एक जैसे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि जब हमने मास m ले रखा था और सेम हमने फोर्स लगाई और ये इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड रही होगी, बट जब हम इसका मास बढ़ा देंगे और डिस्टेंस हम इतना ही कवर कर रहे हैं, पर इस केस में होगा कि जो इसकी फाइनल स्पीड होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, इससे 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, लेकिन जो वर्क होगा वो सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स और डिस्टेंस पे। बस आपने कितना फोर्स लगा रहे हो और कितना डिस्टेंस आप चल रहे हो, डिस्टेंस सेम चल रहे हो और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो भी सेम है, तो वर्क तो सेम रहेगा, वर्क चेंज नहीं होने वाला। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं अ बॉय पुल्स अ बैग ऑफ बेसबॉल बैट्स अक्रॉस द बॉल फील्ड टुवर्ड्स द पार्किंग लॉट। तो ये है हमारे पास बैग जिसके अंदर बेसबॉल बैट रखे हुए हैं, एंड यहाँ पे ये पर्सन इसको पुल कर रहा है विथ सम फोर्स एफ। ओके, द बैग ऑफ बैट्स हैज अ मास ऑफ 6.80 kg। तो जो टोटल मास है इस बैग का ये हमें दे रखा है 6.80 kg, इतने किलो का है ये। अब जो फोर्स जो बॉय इसके ऊपर लगा रहा है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है 24 न्यूटन। As a result, the bag accelerates from rest to a speed this much। तो यहाँ पे मान लीजिए स्पीड 0 है और यहाँ पे स्पीड हो गई है 1.12 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 5.25 मीटर। हमें ये बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा बिटवीन द बैग एंड द ग्राउंड। देखो जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे तो ज़रूर काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ के। बोल दो यार। और हमें ये चीज़ मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जो वर्क होता है द टोटल वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोल दो यार, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये थ्योरम लगाऊं तो देखो जो वर्क डन होगा किस किस की वजह से होगा। एक जो फोर्स आप लगा रहे हो ये कुछ वर्क करेगी इसके ऊपर, एक जो फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा है ये भी कुछ वर्क करेगी, बट क्योंकि फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो नेगेटिव होने वाला है और आप जो वर्क करोगे वो पॉजिटिव होने वाला है। बोल दो यार। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो ये टोटल वर्क डन होगा ये होगा वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स एफ plus work done due to the kinetic friction Fk, that will be equals to the change in kinetic energy। यहाँ पे kinetic energy कितनी है, let this be final kinetic energy, and यहाँ पे initial kinetic energy क्या है 0, क्योंकि speed 0 है, ये rest से शुरू हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ rest। तो final माइनस initial, तो kf initial तो है 0 तो माइनस 0। बोल दो यार। यहाँ से जो फ्रिक्शन जो वर्क जो काइनेटिक फ्रिक्शन ने किया दैट वुड बी इक्वल्स टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस द वर्क जो आपने किया ये फोर्स एफ लगाने के बाद। करेक्ट। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 mv फाइनल स्क्वायर माइनस जो वर्क आपने किया वो कितना है ये फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। बोल दो यार। एनी डाउट? मूविंग ऑन। तो वर्क जो फ्रिक्शन ने किया होगा वो कितना होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, मास कितना है 6.80 kg, स्पीड फाइनल स्पीड कितनी बन जाती है 1.12 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्क्वायर माइनस फोर्स जो आप लगा रहे हो कितने 24 न्यूटन, डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने 5.25 मीटर दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये 5.25 मीटर। तो यहाँ से जो वर्क जो फ्रिक्शन ने किया है इसके ऊपर दैट वुड बी इक्वल्स टू -122 जूल्स, और एक करेक्ट है माइनस आएगा भी क्योंकि जो फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रिक्शन फोर्स। और ये चीज हमें पता है कि वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा
एफ के मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फोर्स और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड ये चीज़ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि -122 जूल्स दिस इज इक्वल्स टू माइनस एफ के। डिस्टेंस कितना है? 5.25 मीटर। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 23.23 न्यूटन। इतना काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा होगा। ओके, बट हमें क्या निकालना था? म्यू के। एफ के हमें पता है ये म्यू के टाइम्स एन होता है, और इस केस में एन किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ से जो म्यू के का एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी एफ के डिवाइड बाई एम जी। एफ के कितना अभी निकाला आपने? 23.23 न्यूटन डिवाइड बाई एम जी। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? ये हमें मास कितना दिया हुआ था? 6.80 kg मल्टीप्लाइड विद जी तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81। यहाँ से जो म्यू के की वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी 0.348। तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, एंड यहाँ पे कह रहे हैं at the instant it leaves the player's hand after the jump shot, a 0.62 kg basketball is traveling at this much speed। मतलब जैसे ही बास्केटबॉल इसके हाथ से निकलती है उस वक्त उसकी स्पीड थी इतनी, और मास हमें दे रखा है बास्केटबॉल का वो 0.62 kg है। एंड व्हेन इट पासेस थ्रू द हुप, मतलब जब वो यहाँ पे पहुंचती है बास्केटबॉल, मतलब ये ऐसे ट्रैवल करेगी कुछ ऐसे, एंड देन इट विल गो लाइक दिस। यहाँ पे जब ये हुप पे पहुंचती है इस वक्त जो इसकी स्पीड है वो है 6.8 मीटर पर सेकेंड। एंड इस पॉइंट पे जब वो इसके हैंड से लीव हो रही है उस इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो है 8.4 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट? तो ये होगा कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाइक दिस। दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, ए पार्ट में हमें निकालना हाउ मच वर्क हैज डन ऑन द बॉल। कितना वर्क इस बॉल पे किया गया। अच्छा, वर्क इस केस में करेगा कौन? जैसे ही इसके हाथ से बॉल निकली, द ओनली फोर्स एक्टिंग on this ball is the gravity force which is acting in the downward direction like this mg। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। करेक्ट? अच्छा, वर्क हमें पता है, वर्क डन दैट वुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप देख सकते हो, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो वर्क डन तो नेगेटिव आने वाला है। और बाकी यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, 8.4 मीटर पर सेकेंड से 6.8 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। इसका मतलब इस पे नेगेटिव वर्क किया है, इसीलिए इसकी स्पीड कम हो रही है, अदरवाइज स्पीड इंक्रीज होनी थी। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी विच इज नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी दैट वुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2 m v फाइनल स्क्वायर माइनस 1/2 m इनिशियल होगा v i स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 m, मैं कॉमन ले रहा हूँ, दिस इज 0.62। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल, सो 6.8 का स्क्वायर माइनस 8.4 का स्क्वायर। फाइन, यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव 7.5 जूल्स, जो कि आनी भी थी, नेगेटिव आएगी क्योंकि स्पीड कम हो रही है। तो ये था आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट में हमें निकालना है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉल्स डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि देखो ये तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो इसका कुछ कंपोनेंट एक्स में भी गया, इसका कुछ कंपोनेंट वाई में भी गया, ये डी वाई हो गया और ये dx हो गया। बोल दो यार, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, एक चीज हमें पता है कि अगर मैं इसका वर्क डन देखूं ड्यू टू दिस ग्रेविटी फोर्स, वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दिस mg एंड dy। बोलो होगा कि नहीं होगा? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं mg इंटू dy। हाँ कि ना? एंड क्योंकि mg नीचे की तरफ है, dy ऊपर की तरफ है, तो मैं एक नेगेटिव साइन भी लगा सकता हूँ। और यही वर्टिकल कंपोनेंट dy हमें निकालना है। अब बोलोगे ये dx क्या? देखो
एम जी डी एक्स के साइड कोई वर्क कर नहीं रहा है, क्योंकि डी एक्स और ये जो एम जी है ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो एक्स डायरेक्शन में एम जी ने कोई वर्क किया ही नहीं, केवल वाई डायरेक्शन में किया है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख सकता हूँ, और डब्ल्यू जी मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ -7.5, तो अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ -7.5, दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, मास हमें दे रखा है 0.62 kg, जी तो होता ही है स्टैंडर्ड 9.81, मल्टीप्लाइड विद द वर्टिकल डिस्टेंस dy, एंड यहाँ से जो dy की वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट वुड बी 1.2 मीटर। तो ये हो गया आंसर बी पार्ट का। सी पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये थीटा अब हमें निकालना है। ये जो थीटा है मैं दिखा देता हूँ रेड पेन से, ये टोटल जो ये एंगल थीटा है, दिस थीटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है ना, ये रेड वाला, ये जो दिखा ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो थीटा बना ये थीटा अब हमें निकालना है, जो कि मैंने इनिशियली भी दिखाया था थीटा। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको लेट बी सी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस वुड बी इक्वल्स टू, बेसिक जो फॉर्मूला था वो क्या था, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, एम जी है, डी एज इट इज कोसाइन थीटा, थीटा क्या है, यही जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये चीज़ मैंने जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ये भी मैंने बताया था उस वक्त, कि हमें जो थीटा लेना है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एम जी वेक्टर के बीच में लेना है। तो ये होगा थीटा जो कि हमें निकाल, सॉरी यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी, तो ये थीटा वही चीज़ हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो लिख सकता हूँ मैं ये चीज़ एम जी कोसाइन थीटा। तो यहाँ से थीटा हमें निकालना है, तो cosine theta would be equals to this would be WG over MGD, correct? And that would be equals to, from here theta would be equals to cosine inverse WG over MGD। अच्छा, यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट कर दे आंसर निकाल देंगे। WG हम निकाल चुके हैं -7.5, M 0.62, G 9.81 और D कितना है, D इज 4.6। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी दैट वुड बी 106 डिग्रीज। तो ये होगा एंगल थीटा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आपको सारे पार्ट्स समझ में आए हों। अगर किसी वर्ड समझ में ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो। I'll try to rectify it. So with this, I'm going to end this video, and next video जो होगी that would be the last video on this chapter. सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। उसके बाद जो वीडियोस आएंगी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल ही आने वाली है।